हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्विजगढ़ में। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार के मिट्टियों के बारे में। ये ज्योग्राफी का चैप्टर है। जैसा कि हम लोग अभी बिहार स्पेशल में चल रहे हैं, तो आज हम बिहार के मिट्टियों के बारे में कुछ उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, जो कि हमें आगामी परीक्षा यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बिहार स्पेशल परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि बिहार के मिट्टियों से कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको इस प्रकार से जानते हैं। और मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया इसे आप लिखें। वीडियो देखने के बाद एक बार लिखें, फिर एक बार वीडियो को देख लें, तब आपको अच्छे से याद हो जाएगी और आपकी पीटी के साथ साथ मेंस के भी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार के मिट्टियों के कुछ मुख्य बिंदुओं की ओर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार के मिट्टियों के क्षेत्र, यानी उत्तरी क्षेत्र को, फिर दक्षिणी क्षेत्र को देखेंगे, मिट्टी के प्रकार देखेंगे तथा अन्य बिंदुओं को हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले उत्तरी बिहार में। तो उत्तरी बिहार को देखेंगे। पर्वत पाटीय मिट्टी, जो पर्वत पाटीय मिट्टी होती है, जो हिमालय से जड़ों से जुड़े हुए होती है। जबकि देखिए, इसको मैं मैप से बना करके समझा देता हूँ। ये बिहार का मैप है। यहाँ से बीच में गंगा नदी है, ये उत्तर का एरिया है, और यहाँ पर शिवालिक क्षेत्र है। यहाँ शिवालिक क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो मिट्टी होती है, यहाँ से जो मिट्टी होती है, यहाँ से जो मिट्टी निकलती है, उसे हम पर्वत पाटीय मिट्टी कहते हैं, जो कि यहाँ के पर्वतों के जड़ों से जुड़ी हुई होती है। तो हम आगे भी देख लेते हैं। हाँ, तो पर्वत पाटीय मिट्टी हिमालय के जड़ों से जुड़े होने के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। हिमालय के जड़ों से जुड़े होने के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी बहुत ही कंकड़ीले होते हैं, इसमें उपजाऊ मात्रा बहुत कम होती है। तो आपको मैंने जैसा कि अभी बताया, ऐसे जो मैंने यहाँ पे बिहार का फिगर बनाया, ये बिहार का फिगर मैंने बनाया। यहाँ पे जो है वो गंगा नदी है, यहाँ पे गंगा नदी है। ये जो क्षेत्र है वो पर्वत पाटीय क्षेत्र है, और यहाँ से जो मिट्टी निकलती है वो बहुत ही कंकड़ीली मिट्टी होती है। और यहाँ पर उपजाऊ बहुत, मतलब न मात्रा के, क्योंकि कंकड़ीले मिट्टी पर उपजाऊ नहीं होती है उतनी अच्छी, यहाँ उपजाऊ नहीं होती है। अब अगला मुख्य बिंदु देख लेते हैं। यह बिहार के उत्तर पश्चिम में पाए जाते हैं, पश्चिमी चंपारण के एरिया में। तो यह जो बिहार के उत्तर पश्चिम एरिया में पाए जाते हैं, उत्तर पश्चिम एरिया में पाए जाते हैं। ऐसे देख लीजिए, ये हो गया, ये गंगा नदी हो गया। तो ये उत्तर का भाग हो गया, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया पूरब। तो यहाँ पश्चिम और उत्तर पश्चिम एरिया में यहाँ पर पाए जाते हैं, और पश्चिमी चंपारण यहीं पे है। यहाँ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं। यह बिहार के उत्तर नेपाल सीमा क्षेत्र में, तो यह बिहार के हाँ, अब इसमें आते हैं। अब अगला पॉइंट है तराई मिट्टी। तराई मिट्टी किसे कहते हैं? तो नेपाल से जुड़े सीमावर्ती भागों में तराई मिट्टी पाई जाती है। यह पहाड़ी का निचला हिस्सा होता है, और इसे हम तराई कहते हैं। जो ये बिहार का मैप हो गया, एक मिनट, ये जो बिहार का मैप हो गया, ये बिहार का मैप हो गया। ये गंगा नदी हो गया, ये दक्षिण का हिस्सा हो गया, ये उत्तर का हिस्सा हो गया, और यही नेपाल है, यही नेपाल है। तो ये नेपाल जो यहाँ पे सटा हुए क्षेत्र है, यहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है, इसके जो निचला हिस्सा है, यहाँ का जो मिट्टी पाया जाता है वो होता है तराई मिट्टी। यह बिहार के उत्तर नेपाली सीमा क्षेत्र में है, तो ये उत्तर हिस्सा है, ठीक है। यहाँ ने ये एरिया को नेपाल बोलते हैं, और यहाँ का जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसी के नीचे जो है तराई मिट्टी पाई जाती है। हाँ, इसका जो विकास होता है वो मतलब ये है। तो ये जो नेपाल क्षेत्र है, यहाँ चंपारण है, और ये किशनगंज है। तो इसका जो विस्तार है वो चंपारण से लेकर के किशनगंज तक है। जो तराई मिट्टी है वो चंपारण से लेकर के किशनगंज तक है। इस मिट्टी का खासियत यह है कि ये थोड़ा दलदली, यानी थोड़ा दलदली मिट्टी होता है,
और यहाँ पर जल जमावड़ा बहुत होती है, यहाँ पे जल का जमावड़ा बहुत होती है। ये जो क्षेत्र है यहाँ यहाँ पर जल जमावड़ा बहुत होते हैं। यह पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक फैला हुआ है। इस मिट्टी की खासियत है कि यहाँ जल जमावड़ा बहुत होती है, बहुत ही गिल्ली यानी दलदली मिट्टी होती है। यह कौन मिट्टी है? तो यह जो है तराई मिट्टी है। आगे बढ़ते हैं। इसी कारण से यहाँ पर खेती में धान, यहाँ जो खेती होती है यहाँ धान, जूट व गन्ने की खेती की जाती है। ये जो ज़मीन है, यहाँ की जो मिट्टी है, जो क्षेत्र है, यह बहुत ही दलदली होती है। ठीक है, यहाँ जल जमावड़ा होते हैं, इसके कारण यहाँ पर धान की खेती और धान, जूट और गन्ने की खेती की जाती है। उत्तर बिहार में 90% भाग जलोढ़ मिट्टी है। उत्तर बिहार में 90% भाग जलोढ़ मिट्टी है। और यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता है, पहला बांगर, दूसरा खादर। तो हम लोग देखेंगे कि बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में क्या क्या डिफरेंस है। तो आइए हम देखते हैं। तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होते हैं उसका निर्माण बार बार बाढ़ आने के कारण उन्हें हम खादर मिट्टी कहते हैं। जो खादर मिट्टी होते हैं, जैसे कि उत्तरी बिहार में बाढ़ आने की क्रमशः बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ बहुत बाढ़ आती है। तो जिस क्षेत्र पर बाढ़ आती है वहाँ पर नई मिट्टी का निर्माण कर देती है। तो उस नई मिट्टी यानी नवीन मिट्टी को हम जलोढ़ खादर मिट्टी कहते हैं। अब बात करते हैं आगे वाली लाइन। वैसी मिट्टी जहाँ बाढ़ कम आती है, जो पुरानी मिट्टी होती है, उसे हम बांगर मिट्टी कहते हैं। जैसे कि दक्षिणी एरिया, तो ये गंगा नदी हो गया, ठीक है। और इधर का जो हिस्सा है बिहार का, ये हो गया दक्षिण एरिया, ठीक है। और यहाँ जो नदी है वो पठारिया नदी है और बरसाती नदी है। तो इधर बाढ़ कम आता है, इसलिए जो इधर की मिट्टी होती है वो हो जाती है कैसी मिट्टी? इधर की जो मिट्टी होती है वो हो जाती है बांगर मिट्टी। अब आगे देखते हैं। उत्तर बिहार के क्षेत्र में ज़्यादातर खादर मिट्टी ही पाई जाती है। जैसा मैंने अभी बताया कि उत्तर बिहार के क्षेत्र में ज़्यादातर खादर मिट्टी पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आते हैं। वहाँ नदियों की जनसंख्या, उसमें ढाल बहुत तेज़ है और बरसात के दिन में वहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसके कारण उत्तर बिहार क्षेत्र में ज़्यादातर खादर मिट्टी पाई जाती है। और दक्षिण बिहार में बांगर मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ वो बरसाती नदी हैं, उन नदियों में ढाल नहीं है। और ऐसे दक्षिण बिहार को सूखे के लिए जाना जाता है। जो वहाँ की नदी है वो बरसात के दिन में भरती है, फिर सूख जाती है। तो यहाँ से देख लेंगे कि उत्तर बिहार की जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर मिट्टी वहाँ पर खादर मिट्टी पाई जाती है। उन नदियों का क्षेत्र है जहाँ 2 नदियों के बीच में गैप, मतलब 2 नदी, एक मान लीजिए ये नदी है, एक ये नदी है, तो इसके बीच का जो एरिया है उस क्षेत्र में बाढ़ कम आते हैं। और उस क्षेत्र को हम, उन नदियों का क्षेत्र जहाँ 2 नदियों के बीच में गैप बन जाता है, उस क्षेत्र में बाढ़ कम आते हैं और उन क्षेत्र को स्पेशल बांगर मिट्टी पाए जाते हैं। उस क्षेत्रों में स्पेशल जो है वो बांगर मिट्टी पाया जाता है। अब पढ़ते हैं दोआब के बारे में। दोआब किसे कहते हैं? तो 2 नदियों के बीच की भूमि को हम दोआब कहते हैं। जैसे घाघरा और गंडक नदी के बीच की भूमि को हम दोआब कहते हैं। 2 नदियों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं? दोआब। ये 2 रिवर हो गया, ठीक है, एक इधर एक इधर। इनके बीच जो जगह है, जो ज़मीन है, इसको हम कहेंगे दोआब। दोआब वाली क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, क्योंकि यहाँ बाढ़ नहीं आती है और यह उपजाऊ मिट्टी होती है। जो दोआब वाली क्षेत्र होती है, मतलब 2 नदियों के बीच वाली जो क्षेत्र होती है, वो उनकी जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ नहीं आते हैं। और वह जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ मिट्टी होती है।
हाँ, अगर इस जगह पर अगर हम सिंचाई की जाए, अगर यहाँ सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए तो गेहूँ, धान, गेहूँ, मक्का, अरहर इत्यादि यहाँ सभी फसल यहाँ हो सकती है। मतलब दोआब वाली जगह पर अगर हम सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए तो यहाँ पर धान, गेहूँ, मक्का, अरहर आदि इत्यादि मतलब बहुत प्रकार की यहाँ पर खेती की जा सकती है। अब हम लोग बात करते हैं खादर मिट्टी की। खादर मिट्टी किसे कहते हैं? तो यह नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर मिट्टी कहते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ आने पर यह नई बन जाती है। यहाँ उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। यहाँ धान, गेहूँ, मक्का आदि हो जाता है। जो खादर मिट्टी है यह नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़, यानी यह उत्तर के क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तर के क्षेत्र में ज़्यादातर खादर मिट्टी पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं और यहाँ नई मिट्टी होने के कारण उपजाऊ भी अच्छी होती है। जैसे धान, गेहूँ, मक्का, दलहन आदि ये सब खादर मिट्टी में पाई जाती है। खादर वाले वह इलाके जहाँ बाढ़ का जमाव हो जाता है वह जूट के लिए होती है। खादर वाले वह इलाके, जैसे उत्तर बिहार में बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो इलाके होते हैं वो कहीं कहीं जल जमाव बहुत हो जाता है, तो वहाँ पर जूट का जो खेती होता है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी वो हो जाता है, जूट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वहाँ पर जूट की खेती अच्छी होती है। तो ये जो जगह है पूर्णिया और कटिहार में जूट की खेती के लिए जाना जाता है, जिसे हम सन कहते हैं, पट कहते हैं। यह जूट से ही होता है। चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में खादर मिट्टी पाई जाती है, यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जो चंपारण है, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में खादर मिट्टी पाई जाती है। इसे आप लोग कहीं लिख ले कि कहाँ कहाँ खादर मिट्टी पाई जाती है। तो चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में खादर मिट्टी पाई जाती है। यानी उत्तरी बिहार में जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादातर खादर मिट्टी पाई जाती है क्योंकि वहाँ बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। वहाँ की नहरें जो है ढलाव नहरें हैं, वहाँ बरसात के दिन में बाढ़ आ जाती है। और वो जो सीमा है वो पहाड़ीय सीमा है। अब आगे देखते हैं दक्षिण। अब हम दक्षिण के भागों को देखेंगे। तो दक्षिण जो है वो गंगा के किनारे है। दक्षिण भाग है जो गंगा के किनारे है। उत्तर भी भाग जो है तो ऊपर में है और ये सटा हुआ है। तो इस इलाके में, जैसे कि मैं अभी मैप से बता देता हूँ, ये मैप को आप लोग उतना सीरियस नहीं लीजिएगा क्योंकि ये जो है ये गंगा नदी है। ये उत्तर की सीमावर्ती क्षेत्र है, ठीक है, और ये दक्षिण की भाग है। तो इस क्षेत्र में पानी का थोड़ा अभाव होता है क्योंकि यहाँ पर जो भी नदियाँ होती है वो बरसाती नदी होती है और पठारी है। पठारी इलाकों से होकर के, पठारी क्षेत्र से होकर के गुजरती है। जैसा कि मैंने पीछे ही बताया कि जो दक्षिण की नदियाँ हैं वो बरसाती नदी हैं। बरसाती नदी है, वहाँ पर बारिश के दिन में पानी आती है, वहाँ उस नदी में ढाल नहीं होती जिस कारण कि वहाँ पर बाढ़ आ सके, और वो पठारी क्षेत्र से होकर के आती है। अब हम लोग पढ़ते हैं टाल मिट्टी के बारे में। तो टाल मिट्टी क्या है? तो गंगा के किनारे दक्षिण भाग में 8 से 10 किलोमीटर पहले पट्टी को हम टाल मिट्टी कहते हैं। जो गंगा नदी है, ये जो गंगा नदी है, इससे जो 8 से 10 किलोमीटर जो पट्टी है उसे हम टाल मिट्टी कहते हैं। कैमूर की पहाड़ी। अब कैमूर की पहाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। तो जो कैमूर की पहाड़ी है यह लाल बलुई मिट्टी होती है, यहाँ कम उपजाऊ होती है। कैमूर की पहाड़ी में लाल बलुई मिट्टी होती है, यहाँ कम उपजाऊ होती है, यहाँ पर कम उपज होती है क्योंकि यहाँ पर बाढ़ नहीं आती। बाढ़ आने से जो कि मिट्टी हमेशा चेंज होती है, नवीनतम मिट्टी हो जाती है, जलोढ़ मिट्टी हो जाती है, तो यहाँ उपज होती है। यहाँ जो है लाल बलुई मिट्टी है, इसीलिए यहाँ पे उपज की मात्रा बहुत कम है। दक्षिण बिहार में कम बाढ़ आता है, वहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। यह करेल केवाल मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। देखिए, दक्षिण बिहार में कम बाढ़ आता है, यहाँ की जो मिट्टी होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है।
नवीनतम जलोढ़ मिट्टी नहीं, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी उत्तर बिहार के क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और यहाँ पर जो है से इस मिट्टी को हम करेल केवाल मिट्टी के नाम से जानते हैं, करेल केवाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह बक्सर से लेकर के पटना, नालंदा, भागलपुर तक फैली है। यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। जो करेल केवाल मिट्टी है यह बक्सर, यह बक्सर, पटना, नालंदा, भागलपुर में फैली हुई है और यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। यहाँ रबी के साथ साथ खरीफ फसल भी, यहाँ जो है रबी के साथ साथ खरीफ फसल की भी प्रधानता है। यहाँ रबी फसल को ज़्यादा प्रधानता मिलती है। यहाँ रबी फसल के साथ साथ खरीफ फसल भी उपजाई जाती है और यहाँ पर रबी फसल की ज़्यादा प्रधानता है। नालंदा सब्जी उपजाने के लिए ज़्यादा जाना जाता है। नालंदा में सब्जी की उपज बहुत होती है। करेल केवाल मिट्टी है यहाँ पर और यहाँ सब्जी की फसल बहुत ज़्यादा होती है, सब्जी के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं झारखंड और बिहार के कुछ सीमावर्ती क्षेत्र जहाँ पर कि लाल व काली या पीली मिट्टी पाई जाती है। यह पठारीय मिट्टी होती है। झारखंड के कुछ सीमावर्ती क्षेत्र, झारखंड और बिहार के कुछ सीमावर्ती क्षेत्र जहाँ पर कि लाल, काली व पीली मिट्टी पाई जाती है, पठारीय मिट्टी होती है। इस मिट्टी में आयरन बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर मोटे अनाज के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आयरन बहुत पाए जाते हैं जिसके कारण यह लाल होती है और इसमें मोटे अनाज बहुत ज़्यादा उपजाए जाते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का। तो इन क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, मक्का ज़्यादा उपजाया जाता है। अब पढ़ते हैं थोड़ा लास्ट है कगड़ी मिट्टी। जो कगड़ी मिट्टी होती है वो नदी के किनारे पाई जाती है। जो नदी के किनारे पाई जाती है उसे हम कगड़ी मिट्टी कहते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पर बिहार की मिट्टी को समाप्त करते हैं और आगे पढ़ेंगे बिहार के प्रमुख खनिज और उद्योग के बारे में। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसे आप लोग लिखें, पेन डाउन करें और जहाँ भी समझ में नहीं आया आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वहाँ पर मैं आपके लिए और आपको जो भी वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं वो वीडियो आप तक लाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।